इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि बेगुनाहों के लहू से लिखी जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 यह महज एक तारीख नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के माथे पर लगा वह कलंक है जिसे सदियों की बारिश भी नहीं धो सकती। पंजाब के हृदय अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी लाल है। अगर उस मिट्टी को मुट्ठी में भींच कर सुना जाए तो आज भी उसमें से चीखों, सिसकियों और आजादी के नारों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन यह मौत का तांडव अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई सालों का धोखा, क्रूरता और एक ऐसे काले कानून की साजिश थी जिसने पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को छलनी कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौर से, जब ब्रिटेन यूरोप के मैदानों में अपनी बादशाहत बचाने के लिए लड़ रहा था। तब हिंदुस्तान के लाखों वीर सपूत अंग्रेजी फौज की वर्दी पहनकर अपना खून बहा रहे थे। भारतीयों को एक भोली सी उम्मीद थी कि युद्ध में इस असीम वफादारी और शहादत के बदले अंग्रेजी हुकूमत उन्हें आजादी की ओर ले जाने वाले कुछ अधिकार देगी। लेकिन साम्राज्यवाद की फितरत में एहसानमंदी नहीं, केवल धोखा होता है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में उठ रही आजादी की आवाजों को कुचलने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया था। यह एक आपातकालीन कानून था जिसके तहत पुलिस को असीमित ताकतें दे दी गई थीं। बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के जेल, यह सब आम बात हो गई थी। भारतीयों ने इसे युद्ध के समय की मजबूरी समझकर बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाया। आजादी या रियायत देना तो दूर, उन्होंने भारतीयों के सीने पर एक और खंजर उतार दिया, रॉलेट एक्ट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की क्रूरताओं को स्थायी बना दिया। फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद इस बिल को जबरन पास कर दिया गया। यह कोई आम कानून नहीं था, यह एक ऐसा फंदा था जिसे हर हिंदुस्तानी के गले में डाल दिया गया था। इस कानून का एक ही खौफनाक नारा था, ना दलील, न वकील, न अपील। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को महज शक के आधार पर आतंकी घोषित कर 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल की कोठरी में सड़ाया जा सकता था। प्रेस की आजादी का गला घोंट दिया गया। किसी भी सार्वजनिक सभा पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस को बिना वारंट किसी के भी घर में घुसकर तलाशी लेने का अंधा अधिकार मिल गया। अंग्रेजों का मकसद साफ था, हिंदुस्तानियों के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई भी आजादी का ख्वाब देखने की जरूरत न कर सके। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो बगावत को जन्म देता है। गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया। 6 अप्रैल 1919 के दिन पूरे भारत में एक अभूतपूर्व हड़ताल बुलाई गई। क्या कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। इसी सुलगती आग के बीच महात्मा गांधी, क्या कन्याकुमारी, देश की सड़कें सूनी हो गईं, दुकानें बंद कर दी गईं, लेकिन लोगों के दिलों की धड़कनें आजादी के नारों के साथ तेज हो गईं। इस आंदोलन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं का साथ मिला। इस बगावत का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा पंजाब। पंजाबियों का खून उबल रहा था। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का पवित्र दिन था। अमृतसर की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। हिंदू और मुसलमान, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा शिकार माने जाते थे, आज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। मुसलमानों ने तुर्की के सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे और वे हिंदुओं के साथ एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे। यह सिर्फ एक जुलूस नहीं था, यह भारत की एकता का वह महासागर था जिसमें अंग्रेजी राज डूबने वाला था। अमृतसर में इस शांतिपूर्ण लेकिन विशाल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 2 बेहद लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेताओं की आवाज पर अमृतसर की जनता अपनी जान छिड़कती थी। अंग्रेजों को यह हिंदू मुस्लिम एकता और इन नेताओं का बढ़ता कद किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था। बौखलाई हुई अंग्रेजी हुकूमत ने कायरता का सहारा लिया। 10 अप्रैल 1919 की सुबह डिप्टी कमिश्नर ने चालाकी से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अपने घर बुलाया और उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुपचुप तरीके से शहर से बाहर निकालकर धर्मशाला की जेल में भेज दिया गया। उधर पंजाब की स्थिति का जायजा लेने आ रहे महात्मा गांधी को भी पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों को
लगा कि नेताओं को रातों रात गायब कर देने से जनता डर कर अपने घरों में छुप जाएगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी की खबर अमृतसर की सड़कों पर फैली, शहर का माहौल बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। अपने चहेते नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर करीब 50,000 निहत्थे लोग सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ आजादी के दीवाने निहत्थे भारतीय थे और दूसरी तरफ संगीने ताने खड़ी क्रूर अंग्रेजी पुलिस। अब अमृतसर की सड़कों पर खून बहना तय था और इसी खून की गंध सूंघते हुए एक ऐसा जल्लाद अमृतसर की तरफ कदम बढ़ा रहा था जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए नफरत का पर्याय बनने वाला था, जनरल रेजिनाल्ड डायर। 10 अप्रैल 1919 का सूरज जब अमृतसर के आसमान पर उगा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अपने साथ खून की बारिश लेकर आया है। शहर के दो सबसे महबूब नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अचानक गायब कर दिए जाने से जनता के दिलों में एक गहरा आघात लगा था। हजारों की संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल थे, अपने नेताओं का हाल जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ कूच कर रहे थे। उनका मकसद कोई दंगा या फसाद करना नहीं था, वे बस अपने रहनुमाओं की सलामती की भीख मांग रहे थे और उन्हें आजाद करने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सिर पर सत्ता का ऐसा नशा सवार था कि उन्हें हिंदुस्तानियों की हर आवाज बगावत लगने लगी थी। हालगेट पुल के पास इस निहत्थे और शांतिपूर्ण हुजूम का सामना अंग्रेजों की संगीनों से हुआ। बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंग्रेजी पुलिस ने इस शांतिपूर्ण भीड़ पर सीधी गोलियों की बौछार कर दी। पलक झपकते ही सड़क पर लाशें गिरने लगीं। जिन हाथों में कुछ देर पहले तक शांति की तख्तियां थीं, वे अब अपने ही भाइयों के खून से सन चुके थे। अपने निर्दोष साथियों का लहू सड़क पर बहता देख जनता का धैर्य जवाब दे गया। जो भीड़ कुछ देर पहले तक शांति की अपील कर रही थी, वह एक उग्र तूफान में बदल गई। जिस गांधीवादी अहिंसा का पाठ वे इतने दिनों से पढ़ रहे थे, वह ब्रिटिश पुलिस की इस बर्बरता के आगे टूट गया। भीड़ का गुस्सा एक अंधी आग बन चुका था। अमृतसर की सड़कों पर कोहराम मच गया। क्रोधित और बेकाबू भीड़ ने नेशनल बैंक और अलायंस बैंक की इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक झड़प में 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और कई सरकारी इमारतों को जलाकर खाक कर दिया गया। लेकिन इसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजों के भीतर बदले की सबसे भयानक और अमानवीय आग को जन्म दिया। यह थी मार्सेला शेरवुड की घटना। मार्सेला शेरवुड नाम की एक अंग्रेज मिशनरी महिला साइकिल से एक संकरी गली से गुजर रही थी। तभी बेकाबू भीड़ ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। हालांकि कुछ स्थानीय भारतीयों ने ही अपनी जान पर खेलकर उस अंग्रेज महिला को बचाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के घमंड पर एक बहुत बड़ा प्रहार थी। गोरे अंग्रेजों के लिए यह बात असहनीय थी कि उनके पवित्र रंग पर किसी गुलाम हिंदुस्तानी ने हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की। इसी सुलगते हुए माहौल के बीच 11 अप्रैल को जालंधर से एक खूंखार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को अमृतसर का नियंत्रण सौंपने के लिए बुलाया गया। यह था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर कोई आम फौजी नहीं था। वह साम्राज्यवाद के गुरूर, नस्लभेदी मानसिकता और हिंदुस्तानियों के प्रति बेइंतहा नफरत से भरा हुआ एक क्रूर इंसान था। जब उसने मार्सेला शेरवुड पर हुए हमले के बारे में सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। डायर ने अमृतसर पहुंचते ही शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया। उसने शहर की बिजली और पानी की आपूर्ति कटवा दी। 12 अप्रैल की शाम तक उसने शहर में मुनादी करवा दी कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। यह एक तरह का अघोषित मार्शल लॉ था। लेकिन डायर की चालाकी देखिए, यह मुनादी शहर के बहुत छोटे हिस्से में की गई थी। ग्रामीण इलाकों से आने वाले किसानों और आम लोगों को इस तानाशाही फरमान की कोई भनक तक नहीं थी। डायर का इरादा सिर्फ शांति बहाल करना नहीं था, वह तो हिंदुस्तानियों को एक ऐसा खौफनाक सबक सिखाना चाहता था जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई दे। और फिर आई 13 अप्रैल 1919 की वह मनहूस सुबह। यह पंजाब के सबसे बड़े त्योहार बैसाखी का दिन था। सदियों से बैसाखी का यह पावन दिन खुशियों, नई फसल के कटने की उम्मीदों और भाईचारे का प्रतीक रहा था। दूर दराज के गांवों से किसान अपनी पत्नियों और छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां थामे नए नए कपड़े पहनकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आ रहे थे। पूरे शहर में एक तरफ त्योहार की रौनक और उल्लास था तो दूसरी तरफ अंग्रेजी बंदूकों का खामोश और खूंखार पहरा। स्वर्ण मंदिर के ठीक बगल में एक 6.5 एकड़ का मैदान था, जलियांवाला बाग। यह कोई खूबसूरत बगीचा नहीं था, बल्कि चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे मकानों
और पक्की दीवारों से घिरा हुआ एक मैदान था। इसके अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए बस एक ही बहुत संकरा सा रास्ता था। जो गांव वाले मीलों का सफर तय करके अमृतसर आए थे, वे स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद सुस्ताने के लिए इस जलियांवाला बाग में आकर बैठने लगे। कोई पेड़ की छांव में अपने बच्चों को रोटियां खिला रहा था, कोई कुएं के पास बैठकर अपनी थकान